नमो नारायण साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि आज 5 मई और 6 मई के मध्य लगने वाला है। साथियों, बात करें इस ग्रहण के बारे में तो यह ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसका आरंभ और समाप्ति भारत में देखा जा सकता है, लेकिन इसका बाकी अन्य चीज़ों को भारत में देखा नहीं जा सकता। तो इस ग्रहण का मान्यता काफ़ी हद तक नहीं है भारत के अंदर, लेकिन फिर भी क्या क्या दोष लगते हैं, क्या क्या नहीं लगते, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि ग्रहण कब प्रारंभ होगा और कब ख़त्म होगा। साथियों, रात 5 तारीख रात को 8:44 से यह ग्रहण स्टार्ट होगा। मध्य इसका रात के 10:53 होगा और मोक्ष 6 तारीख को लगभग 1:02 रात में होगा। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत में पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका उतना उपयोग नहीं है। नमो नारायण साथियों, आज जो लगने वाला चंद्र ग्रहण है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है और कहाँ पर नहीं। साथियों, भारत पे इसका बहुत ही आंशिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इंग्लैंड, आयरलैंड आदि यह जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इनको छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया, एशिया के बाकी क्षेत्रों पे यह देखा जा सकता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वह आपके जो ऊपरी हिस्से हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने देखा भी है कि अभी कुछ ही समय पहले यूक्रेन की वजह से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन अभी प्रारंभ हुआ है, जो कि ग्रहण लगने से कुल 2 से 4 दिन पहले की ही बात है। साथियों, काफ़ी हद तक जो विश्व स्तर है वहाँ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारत पे भी बहुत हल्का सा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, अब बात करते हैं इस ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस ग्रहण का भारत पे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी यदि आप चाहें तो जो ये समय है ग्रहण का, इस ग्रहण के समय में भगवान के नाम का जाप करना, कुछ मंत्रों का जाप करना बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि इस समय को आपके जो इष्ट मंत्र हैं या जो गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र हैं उसका जाप करें। इससे आपको काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा। मैं आने वाले वीडियोज़ में हर राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियोज़ का लाभ ले सके। धन्यवाद। नमो नारायण साथियों, अब हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण जब लग रहा है उस समय में वो क्या कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहले ग्रहण का जो समय होता है उस समय में जो भी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको सबसे ज़्यादा परहेज या सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय में जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको कुछ चीज़ काटना नहीं चाहिए, इवन सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि यह जो ग्रहण है वह भारत में इतना ज़्यादा प्रभाव डालने वाला नहीं है, तो यहाँ पर अगर वो ये जो परहेज है वो नहीं भी करते हैं तो कोई ख़ास प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप कर सकते हैं कि कोई चीज़ ना काटें या फिर कोई ऐसे कार्य ना करें जिसकी वजह से कोई जो हमारे पुराणों में वर्जित हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। धन्यवाद। साथियों, अब बात करते हैं कि 12 राशियों पे यह जो ग्रहण लगने वाला है, इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, मेष राशि के जातकों के लिए यह जो ग्रहण है कहीं ना कहीं उनको, अगर उन्होंने कहीं कर्जा वगैरह ले रखा है तो उसमें उनको राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी से पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो भी उनको फ़ायदा हो सकता है। कोर्ट केस वगैरह में इन लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप इस समय का अच्छे से उपयोग करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इस समय में आने वाले 1 या 2 महीनों में आप कोशिश कीजिएगा कि किसी से फालतू के विवादों में ना पड़े, और कोशिश कीजिए कि इस समय में कोई नया कर्जा ना लें। अगर आप लेते हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने वाला है। नमो नारायण दोस्तों, अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वृष राशि के जातकों के लिए यह जो ग्रहण है कहीं ना कहीं उन लोगों को विदेश से कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत भी है,
क्योंकि यह ग्रहण उनके 12वें भाव में पड़ने वाला है। तो उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है इस समय में आपको कोई शारीरिक कष्ट हो या फिर ऐसी कुछ चीज़ें आपके ज़िंदगी में आए जहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ मन मुटाव या फिर मन में अशांति हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, यह समय सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद हर चीज़ ठीक होने लग जाएगी। तो इस समय को थोड़ा सा संभल के व्यतीत कीजिए और कोशिश कीजिए इस समय को थोड़ा सा भगवान को याद करते हुए व्यतीत कीजिए, ताकि आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। धन्यवाद। साथियों, अब बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए यह ग्रहण उनके 11वें भाव पर पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर यह ग्रहण उनके 11वें भाव में है तो उनके सोर्स ऑफ इनकम में कुछ न कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग कहीं नौकरी करते हैं तो इस समय में थोड़ा सतर्क रहिए और कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से आपके अर्निंग में कोई प्रभाव पड़े। आपको थोड़ा सा इस समय अपने जीवन को चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। कोशिश कीजिए समय को थोड़ा सा संभल के बिताइए और आगे आने वाले समय को अच्छा हो, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। अब बात करते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर यह ग्रहण कैसा प्रभाव डालने वाला है। साथियों, कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो ग्रहण है वो उनके 10वें भाव में पड़ने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग अगर अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब में कहीं उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय उनके लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो इस समय को संभल के और अपने काबिलियत के हिसाब से ही उपयोग करें, क्योंकि अगर आप इस समय को अच्छे से उपयोग कर पाएंगे तो आप इस समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो मेहनत कीजिए और इंटरव्यू वगैरह देते रहिए, ताकि आपको इस समय में कोई अच्छी सी और कोई बहुत ही बेहतरीन आपके लायक की जॉब मिल पाए। और अगर कहीं आपको ये लगता है कि आपको प्रमोशन मिलना चाहिए तो उसके लिए यह समय थोड़ा सा तो अनुकूल है। आपको कोशिश करके और अपने जो बॉस वगैरह हैं उनसे बात करके इस समय का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। धन्यवाद। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण क्या प्रभाव लेकर के आया है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह जो ग्रहण है वह उनके 9वें भाव में लगने वाला है। तो इस समय यह लोग अपने समय को अगर देव भक्ति या भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और उनका भाग्य उनका साथ दे सकता है। मैं आप सभी लोगों को, जो जिन भी लोगों का राशि सिंह है, उन लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं कि कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन आने वाले 1-2 महीने के लिए सुबह सुबह भगवान विष्णु के सामने बैठ करके ओम नमो नारायणाय का जाप कीजिए। इससे आपका जो भाग्य आपको साथ अभी नहीं दे रहा था वो साथ देना शुरू करेगा और इस समय का आप उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। और हाँ, एक बात और, इस समय के लिए आप यदि कोई तीर्थ यात्रा का विचार बना रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण उनके 8वें भाव में लगने वाला है। तो जो भी लोग किसी भी रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें उनका एक तरह से बहुत ज़्यादा उनको रिसर्च करना पड़ता है, उस मामले में यह समय उनके लिए उपयुक्त है। बाकी अन्य मामलों में जैसे कि आपको इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ये है कि आपको इस समय कोई छोटी मोटी दुर्घटना के साथ घट सकती है। वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतिए, ताकि कोई भी जो दुर्घटना हो सकती है उससे बचा जा सके। और कोशिश कीजिए कि अगर प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप थोड़ी देर वहाँ बैठ कर के शांति से पूजा कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। धन्यवाद। साथियों, अब बात करते हैं कि तुला राशि के लिए यह जो ग्रहण है वो क्या प्रभाव लेकर के आया है। साथियों, यह ग्रहण तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा मिश्रित फल लेकर के आया है। अगर बात करें उनको व्यापार में या फिर वो अपना कर्म क्षेत्र में बात करें तो यह ग्रहण उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बेनिफिट देते देते आपको अपने घर पे अपने वाइफ को या फिर अपने वाइफ के साथ थोड़ा सा अपने संबंध को मधुर बनाना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए नहीं, आपके वाइफ के लिए थोड़ा सा चिंता का ज़रूर है।
या फिर जो आपके का पति हैं तो उनके लिए, या आपकी पत्नी है उनके लिए। क्योंकि सप्तम भाव से हम लोग किसी भी व्यक्ति के स्पाउस या उसके जीवन साथी के बारे में बात करते हैं, तो इस समय थोड़ा सा चिंता का विषय इस क्षेत्र में ज़रूर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे और अपने जीवन के जो आने वाला कुछ समय है उसी हिसाब से प्लान करेंगे। धन्यवाद साथियों। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण कैसा होने वाला है। क्योंकि जब यह ग्रहण लग रहा है तो उस समय लग्न भी वृश्चिक ही है, तो यह कहीं न कहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। यह समय आपके लिए उपयुक्त ज़्यादा नहीं है, तो इस समय को थोड़ा सा सब्र से और संयम देकर के आप अगर व्यतीत करेंगे तो इसके जो दुष्प्रभाव के ऊपर पड़ने वाले हैं उससे आप बच पाएंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी भी हालत में इस समय कोई कर्ज लेने से बचिए, और हो सके तो जितना आपने कर्ज लिया है तो कोशिश करके उसे कुछ कम कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। एक मैं उपाय बता रहा हूँ आपको कि आप उसे कीजिएगा, मुझे उम्मीद है उससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। हो सके तो हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण कैसा होने वाला है। अच्छा, क्योंकि यह ग्रहण आपके पंचम भाव में पड़ने वाला है, तो आपको थोड़ा सा इस समय आपने जो अपने पूर्व जन्मों में कर्म किए थे उस कर्म का जो आपको फल मिलना था वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस जन्म में अगर अच्छे कर्म किए थे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और कहीं अगर आपको कमी उस जन्म के कर्मों में कुछ कमियां रह गई थी तो यहाँ पर आपको उसकी वजह से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, यहाँ पर एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपका लग्नेश देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा आने वाले कुछ दिनों तक, चाहे 7, 11 या जिस प्रकार से आप चाहें, आपके सुविधा के अनुसार आप बृहस्पतिवार का व्रत रखिएगा, तो आपको इससे काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब बात करते हैं कि इस बार ये जो ग्रहण पड़ने वाला है उसका मकर राशि के जातकों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, मकर राशि के जातकों के लिए यह जो ग्रहण है काफ़ी हद तक फेवरेबल होने वाला है। आप लोग यदि कहीं घर लेने के बारे में सोच रहे थे या कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि आपको कहीं पे शिफ्टिंग करनी है या फिर बड़े घर में जाना है, तो यह समय आपके लिए काफ़ी उपयुक्त है। कोशिश कीजिएगा कि इस समय में आने वाले 1 से 1.5 महीने में कोई अगर घर लेना चाहते हैं तो आपको इस टाइम फाइनल कर लेना चाहिए। इससे आपको कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चिंता की ज़रूर है कि आप जब कर्ज लेंगे तो उस कर्ज में आपको बाधा होती हुई दिखाई दे रही है। तो कोशिश कीजिए कि सारे पेपर्स वगैरह पर अच्छे से रेडी हो, और जितनी भी चीज़ें आप वहाँ पर देते हैं वो आपकी विश्वसनीय होनी चाहिए, कोई फेक चीज़ें वहाँ पे ना दें। और बाकी श्री हरि नारायण का ध्यान करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। तो अब बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, अगर बात करूं कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो यह समय उनके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये भी उनके लिए काफ़ी हद तक ख़राब भी नहीं है। इस समय को आप अपने सूझबूझ, अपने पराक्रम के बल पे आप उससे अच्छा साबित कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि यह ग्रहण आपके तीसरे भाव में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कुछ न कुछ कमियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप इस समय जब हम बात करते हैं पराक्रम के बारे में, तो पराक्रम के लिए हमारे सबसे ज़्यादा जो हम जिन देवताओं को, भगवान को मानते हैं, वह है हनुमान जी। तो कोशिश कीजिए कि मंगलवार के दिन व्रत रखिए, या फिर मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के थोड़ा सा वहाँ पे पूजा पाठ कीजिए, वहाँ ध्यान लगाइए। उससे आपके जो पराक्रम में कमी हो सकती है वहाँ पर उस चीज़ का आपको लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद। साथियों, अब बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण उनके दूसरे भाव में पड़ने वाला है, तो कहीं न कहीं परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, और यह भी उम्मीद है कि कहीं न कहीं इस मतभेद की वजह से आपके परिवार में कुछ कलह भी हो। तो सबसे पहली बात कि हमें आखिर वो क्या कार्य करने चाहिए जिसकी वजह से हम होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकें। सबसे पहले, घर में कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करें। दूसरी बात, आप अपने वाणी पे कंट्रोल रखिए, फालतू के खर्चे मत कीजिए। घर में कोई विवाद हो रहा है या फिर कोई जैसे कि कहीं कोई बंटवारे या फिर इस तरह की बात होती है, तो कुछ दिन उसको टालने का प्रयास करें।
ताकि इस समय में कोई फालतू की बहस ना हो। और बाकी कोशिश कीजिए कि इस समय को बहुत कम से कम यूटिलाइज हो पाए।